नमस्कार, सभी का अभिवादन। पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान बच्चों के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपको याद होगा, राज्य के विद्यालयों में पहले भी रेमेडियल क्लासेस चलती थी। वर्तमान सत्र 2022-23 के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण को फिर से आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण की मैं आज आपसे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में उपचारात्मक शिक्षक रेमेडियल क्लासेस को जो शुभारंभ करने का कार्य है वो हम आदरणीय श्री शंभू कुमार जी, आदरणीय श्री विष्णुकांत पांडे जी, आदरणीय मैडम श्रीमती सांत्वना तिवारी जी के निर्देशन में यह उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में हमारे रेस्पेक्टेड DIS सर आदरणीय गजेंद्र कुमार जी के निर्देशन में हम यह कार्य जिला मुजफ्फरनगर में बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि जिला मुजफ्फरनगर के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में और जिला कार्यक्रम प्रभारी के रूप में मैं कार्य करूं। यह जो ये क्लासेस चलनी हैं, जो रेमेडियल क्लासेस चलनी हैं, इसके लिए एक अवधि तय की गई है कि हम 1 अक्टूबर 2022 से जिला मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्य आरंभ होगा, यह शिक्षण आरंभ होगा, जो कि 15 जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य अभी रखा गया है। शुरुआत के दौर में यह सभी राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में संचालित होगा और उसमें कक्षा 9, 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। पूर्व के वर्षों में क्लास कम थी, सब्जेक्ट कम थे, परंतु इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आह्वान किया गया कि हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के अधिक से अधिक बच्चों तक उपचारात्मक शिक्षण को चलाएंगे, उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। कौन बच्चा उपचारात्मक शिक्षा में भाग लेगा, हम किसको चयनित करेंगे, चयनित का आधार क्या होगा, तो हमें उसमें चयन करने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स का ख्याल रखना होगा। मूल्यांकन में किस पाठ में विद्यार्थी को कम अंक मिले, जो उसकी पिछली कक्षा है, मान लीजिए क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th में किस बच्चे के मार्क्स कम थे, उस बच्चों को हम चिन्हित कर सकते हैं। छात्र अध्ययन अवधि में अनुपस्थित रहा या नहीं रहा, उसकी हम चर्चा करेंगे। छात्र अध्ययन अवधि में बीमार तो नहीं था, पाठ की विषय वस्तु का छात्र को पर्याप्त बोध नहीं था, छात्र का या छात्रा का याददाश्त कमजोर थी, या छात्र धीमी गति से सीखता है। इन पैरामीटर के आधार पर हम छात्रा का चयन करेंगे कि उसको हम रेमेडियल क्लास में लें या ना लें। कुछ बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कुछ बच्चे खुद का स्वयं का आकलन नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चों में समस्या होती है कि वो अन्य छात्र छात्राओं के साथ जो आपस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं। विषय को समझने की क्षमता में कुछ बच्चों की कमी होती है। अध्यापक के प्रति उनका व्यवहार कभी कभी उचित नहीं रहता है। संबंधित विषय का शिक्षक अगर विद्यालय में उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तब भी बच्चों के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावित होता है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। यानी जब हम बच्चों का चयन करें रेमेडियल क्लास के लिए तो इन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके साथ साथ शासन द्वारा एक प्री टेस्ट की व्यवस्था की गई है। पूर्व आकलन की तिथि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि प्रत्येक राज्य के विद्यालय को 10 अक्टूबर तक अपने विद्यालय में एक प्री टेस्ट आयोजित करना होगा। उस प्री टेस्ट में कौन प्रतिभाग करेगा, उस विद्यालय में पंजीकृत सभी बच्चे, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थी उस प्री टेस्ट में सम्मिलित होंगे। प्रत्येक प्रिंसिपल को ये एक तरीके से व्यवस्था करनी होगी कि सभी बच्चे उसमें सहभागिता करें। उस प्री टेस्ट के आधार पर बच्चों की एक मेरिट सूची बनेगी। उस मेरिट सूची में शासन द्वारा एक कट ऑफ मेरिट जारी होगी कि भाई इस मेरिट, इस प्राप्तांक तक के बच्चों को रेमेडियल क्लास दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक प्री टेस्ट हुआ, प्री टेस्ट में बच्चे सेलेक्ट कर लिए। उन बच्चों के लिए हमने चलो उपचारात्मक शिक्षा शुरू की। उपचारात्मक शिक्षा शुरू करने से पहले चूंकि हमने प्री टेस्ट लिया है, तो उस प्री टेस्ट में बच्चों का एक लेवल हमारे सामने आ जाएगा। जब हम रेमेडियल क्लास आरंभ कर देंगे, वो दूसरा सत्र होगा, जो दूसरा सत्र 10 अक्टूबर के बाद चलेगा। लगभग 1 महीना रेमेडियल क्लासेस संचालित होने के बाद
बच्चों का एक मिड टेस्ट लिया जाएगा, है ना। वो मिड टेस्ट उसमें से होगा जो बच्चों को हमने 1 महीने में पढ़ाया। उस लास्ट में जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, एक पोस्ट टेस्ट भी रखा गया है जो 27 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच लिया जाएगा। यानी बच्चों का स्टेप बाय स्टेप आकलन करना है। जब बच्चे रेमेडियल क्लास से जुड़े थे तब उनका लेवल क्या था, मिड टेस्ट के बाद उनका लेवल क्या हुआ मिड टेस्ट के समय, और पोस्ट टेस्ट के समय क्या हुआ। और इस सब का प्रबंधन करना बहुत आसान बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, विशेष रूप से हमारे डायरेक्टर सर और ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम ने, कि उन्होंने एक प्रबोधन ऐप भी हमें दिया है। उस प्रबोधन ऐप की भी मैं चर्चा करूंगा, पर प्रबोधन ऐप में क्या है, उस प्रबोधन ऐप में प्री टेस्ट का जो बच्चों के मार्क्स हैं उसको अपलोड करेंगे, मिड टेस्ट के मार्क्स अपलोड करेंगे, पोस्ट टेस्ट के मार्क्स अपलोड करेंगे। और एक बहुत अच्छी खूबी इस ऐप में है, प्रबोधन ऐप में हमें किसी भी बालक को रजिस्टर्ड नहीं करना है। उस ऐप में हमारे विद्यालय के सभी बालक, सभी बालिकाएं पहले से पंजीकृत होंगी। वो डेटा शासन ने चाहे यूपी बोर्ड पोर्टल से लिया या कहीं और से, वो हमें रजिस्टर्ड मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कि बच्चों का जब आकलन हम करें और बच्चों की प्रोफाइल हमारे सामने ना हो, उस बच्चे का तो वो अधूरा कार्य रहेगा। हमें प्रत्येक बच्चे के लिए सभी विद्यालयों को ये आदेशित किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों की एक प्रोफाइल नोटबुक बनेगी। उस प्रोफाइल नोटबुक में क्या होगा, उस प्रोफाइल नोटबुक में हमें बच्चों के प्रत्येक बालक का पिछले वर्षों का जो उसका विषयवार परीक्षाफल है उसको लिखना होगा। प्री टेस्ट का आकलन उसमें होगा, मिड टेस्ट का आकलन होगा, पोस्ट टेस्ट का आकलन होगा। विद्यार्थी के अध्ययन में उसके अभिभावक की सहभागिता है या नहीं है, अभिभावक इतना जानते भी हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या समस्या है नहीं है, उसका भी आकलन हमें करना होगा। और विद्यार्थी की विद्यालय में नियमित उपस्थिति भी उसमें हमें दर्ज करनी होगी कि विद्यालय में कोई छात्र या छात्रा कितने दिन उपस्थित रहा है या अनुपस्थित रहा है। कक्षा में संबंधित विषय के प्रति विद्यार्थियों की अभिरुचि कितनी है, यह भी हमें दर्ज करनी होगी उसकी प्रोफाइल में। संबंधित विषय में शिक्षक द्वारा कक्षा में कराए गए अध्यापन कार्य के सापेक्ष विद्यार्थियों में कितनी समझ समय के साथ साथ डेवलप हुई, विकसित हुई, उसको हमें लिखना होगा। गृह कार्य का नियमित अनुश्रवण करना होगा। अनुश्रवण तो आवश्यक है प्रत्येक बालक का कि भाई कितना गृह कार्य वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, विद्यालय कार्य किया या नहीं किया। और संबंधित विषय में विद्यार्थी द्वारा कक्षा में शिक्षक से जिज्ञासा संबंधी संवाद, जो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, वो इंटरेक्शन हो रहा है नियमित या नहीं हो रहा है, उसको भी हमें लिखना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में समझ कितनी उत्पन्न हुई, बालक में कितना उसमें प्रमोशन उसका हुआ, इस सबको हमें करना ही होगा। विद्यार्थी में आत्मविश्वास, क्योंकि हमने एक पैरामीटर शुरू में लिया, उसके आधार पर मैं चयनित भी किया बच्चे को रेमेडियल क्लास के लिए, परंतु उस रेमेडियल क्लास का कितनी इफेक्टिव हुई, बच्चों में आत्मविश्वास की भावना डेवलप हुई या नहीं हुई, उसका आकलन भी हमें नोट करना होगा। विशेष पाठ में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को चिन्हित करके उसका अलग से ग्रुप बनाएं और उसके अलग से ही हमें उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराना होगा। शिक्षण के अधिगम संबंधी समस्याओं का व्यक्तिगत अध्ययन, जो केस स्टडी है, उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था हो पाई विद्यालय में या नहीं हो पाई, यह भी हमें उसके प्रोफाइल में लिखना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की सतत शैक्षिक प्रकृति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और शासन द्वारा यह भी हमसे अपेक्षा की गई है कि प्रोफाइल बनाते समय उसमें बच्चों का, उनके अभिभावकों का सहयोग लिया जाए। बच्चा अपनी रुचि के बारे में, अपनी अच्छाई के बारे में, अपनी कमियों के बारे में खुद से अगर लिखेगा, ज़्यादा स्पष्ट होगा और उस प्रोफाइल को अच्छी प्रोफाइल बन पाएगी और उस बच्चे का निश्चित रूप से हम उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से उसको हम उन्नत कर पाएंगे, ऐसा शासन की मंशा है। शिक्षक की व्यवस्था, अधिकांश राज्य के विद्यालयों में एक समस्या है कि सही बात है कि कहीं ना कहीं संख्या की कमी है। पूरे जिले में जितने शिक्षक होने चाहिए उसके सापेक्ष कम संख्या है। उसके लिए ये रेमेडियल क्लास के लिए प्रभावित ना हो, इसके लिए शासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि यदि किसी राज्य के विद्यालय में एक विषय के 2 या 3 अध्यापक हैं तो उनमें से किसी एक अध्यापक का वो चयन कर लें कि भाई ये व्यक्ति, यह टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए इस वर्ष रेमेडियल क्लास चलाई जा रही है हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषयों की। लगभग सभी विषयों के लिए रेमेडियल क्लास चलाई जा रही है।
कक्षा 11 और कक्षा 12 में हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान का शिक्षण कराया जाएगा। तो यदि आपके विद्यालय में एक विषय के एक से अधिक शिक्षक हैं, तब सबसे पहले सभी प्रिंसिपल सर को एक चुनाव करना होगा कि कौन अध्यापक रेमेडियल क्लास के लिए उपयोगी रहेगा। यदि आपकी एक ही अध्यापक है तो उसका चयन करना आपकी मजबूरी होगी। यदि विद्यालय में किसी विषय का अध्यापक नहीं है और विद्यालय में कार्यरत अन्य अध्यापक है, मान लीजिए कि आपके विषय में विज्ञान का शिक्षक तो आपके पास है, तो रेमेडियल क्लास में विज्ञान का शिक्षक तो पढ़ाएगा और गणित का शिक्षक नहीं है, किंतु आपके ही स्टाफ में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो गणित की योग्यता को पूर्ण करता है, तब आप उसको भी रेमेडियल क्लास में ले सकते हैं। साथ ही साथ एक व्यवस्था और की गई है कि विद्यालय में यदि संबंधित विषय का अध्यापक नहीं है तो आप क्या करेंगे, अथवा अन्य अध्यापक की स्नातक उपाधि अंक पत्र में वह विषय न होने की स्थिति में ना तो उस विषय का कोई अध्यापक है और ना ही कोई अन्य अध्यापक आपके विद्यालय में है कि जो उस विषय की रेमेडियल क्लास को संचालित करने में अहर्ता पूर्ण करता हो, तब डीआईएस सर द्वारा प्रत्येक जिले में प्रत्येक विद्यालय के लिए अपने आसपास के कॉलेज से, चाहे वो कॉलेज अशासकीय सहायता प्राप्त हो, चाहे वो कॉलेज वित्तविहीन विद्यालय हो, उनके शिक्षकों को भी अवसर दिया जा सकेगा कि वो आपके विद्यालय में आए और वो शिक्षण रेमेडियल क्लास का संचालन करें। इसमें उपचारात्मक शिक्षण हेतु संपूर्ण अतिरिक्त वादन के लिए संपूर्ण संबंधित विषय शिक्षक को संपूर्ण कार्यक्रम हेतु मानदेय भी दिया जाएगा। शासन ने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई शिक्षक रेमेडियल क्लास में सहयोग करता है तो उसे एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो आय है, अतिरिक्त जो एक तरीके से इनकम उसकी होगी, उसे मानदेय भी दिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत अन्य अध्यापक इस अवधि में शेष कक्षाएं यथावत संचालित रखेंगे तथा अधिगम वृद्धि शिक्षण में अपेक्षित सहयोग करेंगे। इसके लिए आगे चलते हैं कि विद्यालय स्तर पर कुछ दायित्व शासन द्वारा सभी प्रधानाचार्य जी को सौंपे गए हैं। उनका यह दायित्व है कि डीआईएस सर के साथ मिलकर वो उनको कंटेंट उपलब्ध कराएं। इसमें मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें कोई प्री टेस्ट, मिड टेस्ट या पोस्ट टेस्ट या जो सामग्री है, जो रेमेडियल कंटेंट है, वो हमें बनाना नहीं है। वो शासन द्वारा विभिन्न विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करके पिछले 4-5 महीने में बनाया जा चुका है, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध रहेगा और प्रधानाचार्य जी मदद करेंगे उस कंटेंट को वहाँ से लेकर बच्चों तक वितरित करने में। और इसमें एक चयन और है कि भाई ये पीरियड कब चलाया जाएगा। प्रधानाचार्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित विषय अध्यापक द्वारा ही कराया जाए। किसी ऐसे शिक्षक द्वारा रेमेडियल क्लास संचालित ना हो पाए कि भाई वो उसकी अहर्ता ही नहीं रखते हैं, उस विषय का अनुभव ही नहीं है, तो वो उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक अतिरिक्त वादन होगा। भाई मानदेय मिल रहा है हमें, तो अतिरिक्त वादन होगा, तो उसमें भी हमें अतिरिक्त समय नहीं देना है। हमारी कॉलेज में अगर 8 कालांश वादन चल रहे हैं तो प्रत्येक वादन में से 5-5 मिनट की कटौती हम करेंगे और एक नया वादन बनाएंगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए, और उसमें वो शिक्षण होगा। इसके लिए साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये प्रधानाचार्य स्तर पर या विद्यालय स्तर पर रेमेडियल क्लास आई और आकर चली गई, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। जनपद स्तर पर प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा उपचारात्मक शिक्षण के अनुसरण हेतु, उसकी मॉनिटरिंग हेतु एक टीम की गठित की जाएगी और उस टीम में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ लिए जाएंगे। वो भ्रमण करेंगे और जाकर प्रत्येक कॉलेज में उनको करना होगा और यह तय करना होगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह उपचारात्मक शिक्षण का जो व्यवस्था है वो की गई है वो पूर्ण हुई या नहीं हुई है। आपकी मॉनिटरिंग के प्रपत्र भी शासन द्वारा बनाए गए हैं, जो डीआईएस सर द्वारा जो तैयार किया जाएगा उसकी रिपोर्ट, और उसकी रिपोर्ट बनाने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और आपकी विद्यालयों की जो मॉनिटरिंग है वो केवल जिला स्तर पर नहीं,
मंडल स्तर पर भी होगी। जो हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय हैं या जो हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय जी हैं, उनके द्वारा भी विभिन्न टीम बनाकर स्वयं दौरा करके मॉनिटरिंग की जाएगी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये हर संभव कार्य किया जाएगा और निर्धारित प्रारूप पर उनको भी अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित समय समय पर करनी होगी। इसके बाद प्रोत्साहन प्रमाण पत्र, ये बहुत अच्छा कार्य है कि प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। एक रेमेडियल क्लास, हालांकि मानदेय मिलेगा, पर मानदेय मिलने के लिए कोई शिक्षक कार्य नहीं करता है। शिक्षक तो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो जब हम एक अच्छा कार्य करेंगे तो हमें प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। तो प्रत्येक शिक्षक को, उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक या प्रिंसिपल या जो शासन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मानदंड के आधार पर प्रमाण पत्र प्रोत्साहन हेतु प्रदान किया जाएगा। यानी प्रोत्साहन हेतु प्रमाण पत्र भी मिलेगा। उसके भी कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। 2 पैरामीटर उसमें विशेष रूप से रखे गए हैं कि जो आपने उपचारात्मक शिक्षण लेने के लिए जिन बच्चों का चयन किया, उन बच्चों का, यदि सभी बच्चों का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम आएगा मार्च अप्रैल के बाद, उनमें से यदि सभी बच्चे 60% अंक प्राप्त करते हैं या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपको प्रोत्साहन प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्गत किया जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, सभी बच्चे उपचारात्मक शिक्षा में आपने सभी बच्चों का टेस्ट लेना तो सबका है, प्री टेस्ट सब बच्चों का लिया। उस प्री टेस्ट के बाद कुछ का सिलेक्शन हुआ कि भाई ये बच्चे जो हैं उपचारात्मक शिक्षा में इनकी आवश्यकता है, इनको हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे। उस संख्या का अगर वो सभी बच्चे 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो हमें प्रोत्साहन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर है कि जो बच्चे आपकी रेमेडियल क्लास में सम्मिलित थे, उनमें से 50% बच्चे, आधे बच्चे यदि 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 120 बच्चों को आपने एक चुनाव किया कि भाई 120 बच्चों का हम रेमेडियल क्लास दे रहे हैं। उन 120 बच्चों में से 60 बच्चे ऐसे हैं, आधे बच्चे, कि जो 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सम्मान के पात्र हैं। तो यह आपको सम्मान भी शासन द्वारा दिया जाएगा। अनुश्रवण, जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक व जेडी सर जो उनको एक परफॉर्मे दिए गए हैं, उन परफॉर्मों के आधार पर विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं अपेक्षित एवं शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे तथा आख्या व फोटोग्राफ सहित राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को प्रेषित करेंगे। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कंटेंट, जो सामग्री शासन द्वारा बनाई गई, उसमें कुछ प्रयोगात्मक कार्य हैं, कुछ एक तरीके से खेल खेल में पढ़ाना सिखाना चाहते हैं कुछ टॉपिक को, तो उसके लिए आपको TLM की आवश्यकता होगी। वो TLM आपको विद्यालय स्तर पर बनाने हैं। वो TLM उन्हीं सामग्री के आधार पर जो विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है, विद्यालय स्तर पर TLM बनेंगे और उस TLM के फोटोग्राफ, उस TLM की वीडियोज भी आपको शासन को प्रेषित करनी होगी। जब कोई कार्य होता है तो लास्ट का कार्य बचता है अभिलेखीकरण। प्रत्येक जनपद द्वारा, जैसे हम जिला मुजफ्फरनगर की अगर बात करूं तो जिला मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यक्रम का अभिलेखीकरण कराया जाएगा तथा कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात, जब ये जनवरी में हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे, तो उसके पश्चात प्रगति आख्या, अभिलेखीकरण, फोटोग्राफ, संबंधित वीडियोज हमें राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इनके साथ आपने देखा कि ये बहुत अच्छा प्रयास एक शासन स्तर पर किया जा रहा है। उसमें जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा अवसर हमारे उन राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए जो बच्चे शिक्षा से विमुख हो गए हैं, जो बच्चे किसी भी कारण से कमज़ोर रह गए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। मेरा सभी से निवेदन, सभी से विनम्र निवेदन कि कार्य में सहयोग कीजिए और उन बच्चों को राह दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।